नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस ऑफिसर से कराने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत ही विनम्रता के साथ वो खुद इसके बहुत बड़े इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले एक व्यक्तित्व हैं, जो ये मानते हैं कि सफलता की कहानी जितनी बांटी जाए उतना अच्छा है। क्योंकि ये रहस्य आपके हमारे मन में हमेशा बना रहता है कि सफलता आखिर है क्या, और सफलता तक पहुंचने के लिए तथाकथित रूप से कई सारी विफलताओं से गुजरने के बाद हम सफलता के शिखर पर पहुंचने में सफल होते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग इन विफलताओं से इतना कड़वा लेसन भी ले लेते हैं लाइफ में कि सफल होने के बाद भी वो सफलता का शायद पूरा आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो कड़वी यादें जो विफलता की हैं उनके दिमाग पर बनी रहती हैं। और या तो वो उसका कंपनसेशन लेने के लिए सफलता के साथ जुड़ जाते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान करता है, और या फिर वो उसका मज़ा नहीं ले पाते। जैसे मुझे याद आता है, एक बार फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से किसी ने पूछा कि आप इतनी वाहियात फिल्में क्यों साइन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं थोड़ा एक ठीक रास्ते पे नहीं था तो मुझे जिन फुटपाथ पर जब मैं सोता था और खाने के लाले थे, तो मुझे लगता है वो दिन कहीं फिर न लौट आए, इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत सारा पैसा हो मेरे पास। लेकिन क्या ये अप्रोच ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारे साथ जो अधिकारी हैं वो 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और वो अपनी सफलता की कहानियाँ अपने पेज पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत ही आप देखेंगे, अगर उनका ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तो वहाँ भी वो अपनी टिप्स, जो आईएएस की तैयारी या अखिल भारतीय सेवा की तैयारी करते हैं, वो टिप्स देते रहते हैं। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ मध्य प्रदेश और आयुष्मान, जो केंद्र सरकार का हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण हेल्थ से जुड़ा प्रोजेक्ट है, उसके सीईओ हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश कैडर के 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर अनुराग चौधरी से मुलाकात करें। सर, बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। हाँ, उत्तर प्रदेश से ये जर्नी शुरू होती है सर। आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग, पिताजी चिकित्सक, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आपका आना जाना, ये सपना जितना मैंने आपके पेजेस से जाना, आपके कुछ जहां आपने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, मैंने जाना कि जब आप कॉलेज में थे, आईआईटी में सेकेंड ईयर में, तब शायद आपने ये तय किया। तो क्या इंस्पिरेशन था इसके पीछे कि एकदम से ये विचार कैसे आया? क्योंकि आपने 2 विदेश यात्राएं भी ठुकराई और दिल्ली मेट्रो को चुना आपने कि मुझे यहीं रह के तैयारी करनी है। कैसे कैसे याद करते हैं आप उस पल को जब आपने तय किया कि मुझे अब अखिल भारतीय सेवा की तरफ जाना है? हम लोगों का जो जनरेशन है वो बहुत लकी जनरेशन थी। इसके पूर्व में जितना भी हमारे स्वतंत्रता के पूरी लड़ाई के बाद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के बाद उन लोगों ने इतना जो मेहनत किया, उसका फ्रूट्स हम लोगों को मिलने लगा। तो अच्छे एजुकेशनल का आपकी क्वालिफिकेशंस होने लगी, आपके फॉरेन में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, इंडिया में भी एक डेवलपमेंट हो गया। तो जो 90s के दौर में जो बच्चे बड़े हैं और फिर उनका एडमिशन हुआ, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब कंट्री में कंट्रीब्यूट करना, मतलब एक क्लैरिटी थी कि हमको कंट्रीब्यूट करना है। फिर ये क्लैरिटी तो नहीं थी उस समय पे कि एमबीए नहीं करना है, लेकिन इतना था कि हमको पढ़ाई करके देश में काम करना है। उस समय 2-3 ऑप्शंस थे, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लें या मेडिकल कर लें। मेरे फादर चूंकि डॉक्टर थे तो मेरे लिए मेडिकल फील्ड एक नॉर्मल था, लेकिन हमको ये था उसमें 5.5 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग 4 साल में हो जाती है, तो आईआईटी करते हैं, उसके बाद टाइम मिल जाएगा, आप अर्ली एज में आपको एक चॉइस मिल जाएगा। तो आईआईटी में आई वॉज लकी कि फिर मुझे कानपुर भी मिल गया, जो अच्छा आईआईटी था, और वहाँ पे एक माहौल भी था। बेसिकली आईआईटी कानपुर में बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के ज़्यादा छात्र रहते हैं, और जनरली उस सीनियर्स कई सारे निकलते रहते थे। आप देखेंगे 1999 में टॉप 20 में 17 लोग आईआईटीज़ के थे। इनफैक्ट टॉपर भी आईआईटी कानपुर के थे। तो आप उसके जस्ट बाद गए, 2002 में गए, तो उस समय यही था कि ठीक है, मतलब यहाँ से आप पढ़ते हैं तो आईएएस की जर्नी बहुत मुश्किल तो है, लेकिन आपको गाइडेंस देने वाले सीनियर्स रहते हैं। तो एक कुछ वो भी आधार था, लेकिन ये भी था कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड है तो इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा होगा। तो किसी ने ये भी बताया कि भाई आप आईएएस बनते हैं तो आप पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन या ज़िले में भी आप होते हैं तो किसी ना किसी वे में आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, आपकी वो नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी। तो एक टेक्निकल फील्ड रहता है। तो और थोड़ा लक भी था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि
मतलब बिना बिना अच्छे गाइडेंस के, कुछ परसेंट लक का भी है। आपने मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन 5% वो आपका दिन अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आई वॉज लकी कि फिर मुझे सही गाइडेंस मिला और सही टाइम पे मैं IAS में के अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपका जो अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट था जब आपने देखा, इसी बीच आपने IRS क्लियर कर लिया था, इसके पहले IRS के साथ ही शायद आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी हो गया था। तो आप ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे थे तो जाहिर तौर पर मन में चिंता तो नहीं थी, क्योंकि आपके पास ब्राइट ऑप्शंस थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते थे असेंडिंग ऑर्डर्स में, लेकिन आपके पास ऑप्शंस थे। फिर भी आपको मैं हमेशा देखता हूँ, आपके व्यक्तित्व को देखता हूँ, तो आप एक उम्मीद चमकती रहती है आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर। ये पेरेंट्स से आया या आपके संस्कारों से आया या आपने खुद डेवलप किया इसको? कुछ चीज़ें मतलब मैं बोलता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद भी रहा। जैसे मैं आपको अपने स्कूल का बताता हूँ, हमारे स्कूल मतलब नॉर्मल स्कूल था, लखनऊ का स्कूल था। मेरे स्कूल में क्लास 12th में 60 बच्चे थे और 60 में से 17 IIT क्वालिफाई कर गए। तो मतलब एक वो रहता है ना कि मतलब उस टाइम में, और वो भी कोई कोटा नहीं गया, कुछ नहीं था, वहीं लोकल था। अच्छा, देखा देखी और होता है कि जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, वो टिप्स दे रहा है। ऐसा भी नहीं कि आपको मूवीज़ नहीं देखते थे, आप खेलते नहीं थे, लेकिन जो काम करते वो सिंसियरली करते थे। तो स्कूल में अच्छा सपोर्ट मिल गया, फिर कॉलेज मिल गया। फादर डॉक्टर थे, उन्होंने भी थोड़े, उनको एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंसेस का मुझे फ़ायदा मिला। मतलब मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारे टीचर्स का, पेरेंट्स का और आपके आसपास की सोसाइटी का, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एक बार आप गलत ट्रैक में जाते हैं तो कब 2-3 साल बर्बाद होते हैं पता नहीं चलता है। तो और इतनी क्लैरिटी थी कि मतलब जो आप 16 से लेकर जो 20 वाला टाइम है, इसमें तो पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे तो आपका कैरियर सिक्योर हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी थी। इतनी क्लैरिटी थी। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दिया कि 16 से 20 साल की जो उम्र है, ये पढ़ने की उम्र है। तो आप जो भी यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देखते हैं और बड़ी संख्या में देखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टिप है। 16 से 20 के लिए हो गया सर, 20 से 27 ये वो टाइम है जब आपको एक फाइनल ऑप्शन होता है आपके लिए, अपने ट्रेन में सवारी करने के लिए या बस में सवारी करने के लिए या फ्लाइट में सवारी करने के लिए, करियर रूपी, जिसमें भी आप हैं, आप अपने को देखें। तो 20 से 27 के लिए आपकी क्या सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है? बेसिकली क्या होता है, जैसे आप जब अपनी तैयारी करते हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, इस प्रकार के इंटरव्यूज़ भी देखते हैं जो हम दे रहे हैं। एक मेरे फादर अपने एक मेडिकल कॉलेज का एक किस्सा बताते हैं। उनके मेडिकल कॉलेज में उनके एक जूनियर थे, डॉक्टर प्रभात कुमार थे। उन्होंने आई थिंक 1985 में IAS टॉप भी किया था, या 1984, साल आगे पीछे हो सकता है। तो वो बेसिकली MBBS में टाइम नहीं मिलता है IAS की तैयारी का। उस साल किसी कारण से 1 साल हड़ताल हो गई, और हड़ताल में भाई जिसने जो करना है वो कर रहा है, लेकिन वो 1 साल उन्होंने पढ़ लिया तो बन गए। जैसे अभी भी कोविड था, जो लॉकडाउन का एक नेगेटिव ये भी था कि हम परेशान थे, लेकिन अगर इस दौरान कोई एग्जाम भी नहीं हो रहे थे तो किसी बच्चे ने इस दौरान अगर घर में बैठना भी था, घर बैठ कर अगर पढ़ाई कर ली होगी, तो इसने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया होगा। सिचुएशन तो वही थी। तो मैं इसमें यही बोलूँगा कि आप जो ये आपका 20 से 27 वाला भी जो टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मतलब हमेशा मैं मानता हूँ कि ये आपका गुड लक होता है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाए कि जो 20 से 27 है, ये लाइफ में दोबारा टाइम नहीं आने वाला। जैसे आप 28 के हो जाएंगे ना, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी 27 के या 20 के नहीं हो पाएंगे। तो अपने को पता है कि ये आपका गोल्डन टाइम है, ये आपका गोल्डन अटैम्प्ट है। आप अटैम्प्ट इसको वेस्ट नहीं करना है। और आपने जो पाथ डिसाइड किया, जैसे हमारे कॉलेज में कुछ IIT में तो सब बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सोचा हम 2 साल करें कैट की तैयारी, IIM चले जाएं, फिर कहा नहीं IIM की जगह हमको US चले जाएं, फिर कहा नहीं सिविल सर्विसेज। तो कोई भी आदमी जो 3 डायरेक्शन में एफर्ट मारेगा, कितना भी ब्रिलियंट हो, तो उसका इतना एफर्ट नहीं होगा। आपने 3 साल एक ही डायरेक्शन में पढ़ाई की तो आपका एफर्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ये कमाल का, ये बहुत ही ज़बरदस्त सुझाव है साहब कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपके मन में कभी कोई डायलेमा नहीं रहा? नहीं, डायलेमा था, लेकिन मतलब ये था फिर आप डिसाइड कर लो। वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन देन यू शुड अबाइड बाय इट। भाई आप ही का खुद का डिसीजन है। भाई पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर्स गाइड कर सकते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया इधर जाना है, फिर आप अपनी भी मत सुनो, कभी आप भटकते हो। तो आपने किस मोमेंट पे ये तय कर लिया था कि अब यही है? नहीं, मतलब जैसे आप 17, 17.5, 18 पे आप IIT में आ गए, उसके बाद आप 12th में थे। 12th तक तो बच्चे को बहुत समझ नहीं होती है। जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी IIT में आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर ये लगता है कि कुछ तो करना है इसके बाद, तो आप या तो US चले जाओ। चूँकि अब आजकल मैं अपने पेरेंट्स, मैं हूँ, मेरे छोटा भाई, तो ये था कि विदेश फॉरेन नहीं रहना, अपने कंट्री में, ये तो देश में भी काम करना, फिर पेरेंट्स से दूर जाने का मन नहीं था। तो एक वो भी रीज़न था, ये क्लैरिटी थी कि हमको विदेश नहीं जाना है। तो विदेश नहीं जाना तो MBA और US में पढ़ाई वाला ऑप्शन क्लोज आउट हो गया था।
तो ये था कि इंडिया में नौकरी करूं, और आईएएस में मैंने बोला कुछ भाग्य का भी फैक्टर रहता है, तो इसलिए बैकअप में मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर ली थी। सिविल इंजीनियर में था, तो उसमें मेरी अच्छी रैंक आ गई थी, तो उसमें मुझे इंडियन रेलवेज ऑफर हो गया था और कम एज पे हो गया था, मतलब आप जल्दी बन गए थे। तो एक बैकअप ऑप्शन के रूप में मैंने रखा था कि बाई चांस ना हो तो इसमें हो जाए मेरा। सिविल सर्विसेज के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं सर, वो उसमें वो लोग बहुत इस बर्डन से दबे होते हैं जिनका करियर बहुत ब्राइट नहीं होता पढ़ाई लिखाई का, और वो जब देखते हैं कि अनुराग चौधरी साहब यहाँ टॉपर, आईआईटी कानपुर, और उसके बाद फिर इंडियन इंजीनियरिंग रेलवे सर्विस भी निकाल लिया, आईआरएस भी हो गया था, ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा में 34वीं रैंक थी, तो उन्हें लगता है कि बॉस अपने लिए बहुत कम ऑप्शन है, तो वो फिर नीचे 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 जाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्ले के बारे में सुना था कि वो शुरू करते हैं टग ऑफ वॉर से, आईएएस, फिर उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर उसके बाद गजटेड सर्विसेज के लिए, फिर लास्ट में बहुत थक के कहते हैं क्लैरिकल क्लैरिकल क्लैरिकल। तो ये इनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनके लिए कोई ऑप्शन बहुत कमज़ोर होते हैं या कहीं कोई बाधा नहीं है? बेसिकली जो मैंने बोला ना कि आईएएस का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा आदमी सिस्टमेटिक तरह से तैयारी करे, तो इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि आपका बहुत मेरिटोरियस होना का मतलब आपका मायने रखता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मैं 2005 में मैंने दिल्ली मेट्रो की इंटर्नशिप की, मतलब 2 साल बीत गए थे, तो 3 महीने में एक इंटर्नशिप करनी होती है आपको 3 महीने के लिए। यूएस भी जाना था, लेकिन यूएस और ऑस्ट्रिया मैं नहीं गया। तो दिल्ली मेट्रो में क्या था कि आपको 4 घंटे 5 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, बाकी टाइम आप दिल्ली में आपको रहने के और स्टाइपेंड मिल ही रहा था, तो आप कोचिंग कर सकते थे। तो वो मैंने समर्स में कोचिंग कर ली। तो उस साल एक टॉपर आए, मतलब वो नागराजन जी हैं, वो 2005 के रैंक 1 थे, और वो अभी तमिलनाडु कैडर में हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, उनका खुद का 4th अटेम्प्ट था, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने आपको बोला कि ये लक का फैक्टर है कि आप सही समय पे सही जगह बैठ के सही बात सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि लोग 100 किताबें पढ़ते हैं, 100 किताबें एक बार पढ़ने से बेटर है आप 10 किताबों को 10 बार पढ़ो। तो मतलब आपका दिमाग कितनी गलती करेगा। आपने उतनी चीज़ को 10 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, और हर बार पढ़ने में आपका समय कम लगेगा। जैसे पहली बार आप किताब पढ़ेंगे आपके महीना भर लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे कम टाइम लगेगा। तो आपका पूरा कोर्स आपके टिप्स पे रहता था। आखिरी में ऐसी स्थिति हो गई थी, उनकी भी एक हो गई थी जो मैं नागराजन जी की बता रहा हूँ, मेरी भी हो गई थी कि एक दिन में मैं पूरी 50 किताबें भी रिवाइज कर लेता था, बस पन्ने ही तो पलटने होता था। आप उस किसी किताब को 20वीं बार पढ़ेंगे, 15वीं बार पढ़ेंगे तो आपको पन्ने याद हो जाएंगे, तो बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए पन्ने पलटते थे। तो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम के एक दिन पहले मूवी भी चले जाते हैं, तो वो भी आप भी कर सकते हो, आपको जब इतना है। तो बेसिकली वो अप्रोच था। एक बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक आदमी को राजा ने बोला कि आप एक दिन में जितनी ज़मीन नाप लेंगे वो ज़मीन आपकी है। फिर उसने ज़मीन के लालच में ज़्यादा दौड़ गया, फिर शाम तक कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस गेम का रूल ये है आईएएस का कि जितना आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम के दिन याद रहे, तो उतना पढ़ो, लेकिन कई बार पढ़ो, उतना आप समेट पाओ। नहीं समेटोगे तो ज़ीरो है आपके हाथ में। कमाल है सर, कमाल की ये टिप्स हमें मिली है कि 100 किताबों को पढ़ने से बेहतर है 10 किताबों को 10 बार पढ़िए। यानी बॉटम लाइन यही है कि जितना याद आपको अच्छे से हो सकता है और जो आखिरी दिन यानी एग्ज़ाम के दिन तक याद रहे वही पढ़ना है आपको। आपके बारे में मैं जब चीज़ों को देख रहा था तो आपने ये भी किया कि फ़िज़िक्स आपका सब्जेक्ट रहा, साइंस के स्टूडेंट रहे, लेकिन आप सोशियोलॉजी की तरफ गए और ज्योग्राफी की तरफ गए। ये बड़ा अच्छा रणनीतिक अटेम्प्ट था ये कि आपने देखा परिस्थितियों को। जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट में कहते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में आपने अचानक हरभजन सिंह को प्रमोट करके तीसरे नंबर पे भेज दिया और उसने मैच का नक्शा पलट दिया। तो क्या आपके लिए भी ये डिसीजन बड़ा क्रूशियल रहा सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी की तरफ जाने का? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था, मैंने कॉलेज के साथ ही दे दिया, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मतलब बस एक गर्मी में मैंने जो कोचिंग की थी। तो मैंने 12th के मतलब मेरे जब आईआईटी का फाइनल एग्ज़ाम आई थिंक 4 मई को ख़त्म हुआ है और 10 मई को मेरा प्रीलिम्स था। तो मतलब मैंने कोई मतलब डायरेक्टली दे दिया था। तो उस अटेम्प्ट में मैंने फिजिक्स लिया था, तो प्री तो निकल गया क्योंकि आप बचपन से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ा, 12th में पढ़ा। लेकिन मेंस में क्या हुआ कि आपका कोई आंसर गलत हो गया तो फिजिक्स में तो 0 मिलेगा, मतलब कुछ स्टेप मार्किंग मिल भी जाएगी लेकिन उतने नहीं मिल सकते। तो और हमारे फिजिक्स का हमारे जीके में कोई फ़ायदा नहीं होता था। मतलब मेरे 2 ऑप्शनल थे, एक था भूगोल था और एक हमारा फिजिक्स था। तो मतलब ज्योग्राफी का तो फ़ायदा मुझे जीके में मिल जाता था,
कि बहुत सारी जीके जो कॉमन है, तो फिर मैंने डिसाइड किया ऐसे तो नहीं काम चल सकता, मतलब मैं आईएएस तो नहीं बन सकता, अगर मैं सेलेक्ट भी हो जाऊंगा फिजिक्स से तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जो एसए में फ़ायदा करे, इंटरव्यू में फ़ायदा करे, मेरी नौकरी में भी फ़ायदा करे। तो मैंने सोशोलॉजी लिया, उसका सिलेबस छोटा था, वो चीज़ें आप अप्रिशिएट करते हैं कब उसके बारे में, भाई क्लास स्ट्रक्चर था, लेबर क्लास के बारे में था, भारतीय समाज के बारे में था, तो कई सारे थिंकर्स के बारे में था, और ये चीज़ मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब अच्छा, आप वो सब्जेक्ट चुने, मतलब अगला टिप यही है, आप वो सब्जेक्ट चुने जो आप 16 घंटे भी पढ़े ना तो बोर ना हो। बोर ना हो, ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता आपका दिमाग पॉजिटिव रहे, आपका अच्छा मूड हो तो आपका पढ़ने का बहुत मन करेगा, लेकिन सोशोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग था कि आप पढ़ते रहते थे। तो वो सोशोलॉजी लेने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, और कई चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जो शायद मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रह के नहीं सीख सकता था, लेकिन सोशोलॉजी में हुआ। और बाद में इनफैक्ट जब मैं नौकरी में आया तो उसके बाद मैंने ऐसे ही मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने एमए सोशोलॉजी भी कर लिया, मतलब केवल एग्ज़ाम देने जाना होता था, तो वो भी कंप्लीट कर लिया। इंटरव्यू एक बड़ा लोगों के मन में तनाव रहता है जब अखिल भारतीय सेवा में सिलेक्शन के बाद। क्या ये अच्छी रणनीति है कि आप रिटन अच्छा मजबूत रखिए जिससे आपके मार्क्स अच्छे रहें और आप इंटरव्यू पे बहुत हद तक निर्भर ना करें सफलता के लिए अपनी? ये अच्छी स्ट्रेटजी इसलिए थी क्योंकि मतलब मेरे साथ ये था कि मैंने 1-2 साल ड्रॉप किया, मैं नौकरी नहीं कर रहा था, मैं अपने पेरेंट्स के से पैसे लेके पढ़ाई कर रहा था। मतलब मेरे साथ वाले, जब आपको करोड़ का पैकेज मिल रहा था तो आप मतलब एक प्रकार से आप तो बेरोजगार ही थे, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन भले ही थी, तो मुझे ये था कि मुझे निकालना है, और मैं जो जिसमें लक फैक्टर उसके भरोसे नहीं बैठ सकता। फिर वही बात है, इंटरव्यू में आके 20 नंबर कम आ गए, 30 नंबर कम आ गए, तो रिटन में इतना स्कोर कर लो कि इंटरव्यू आपके लिए फॉर्मेलिटी रह जाए। इनफैक्ट मेरे रिटन में इतने मार्क्स थे कि अगर मैं इंटरव्यू नहीं देता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। हाँ, मेरे रिटन में इतने मार्क्स थे, और प्लस इंटरव्यू में, लेकिन मेरा अच्छा ना जाने का वही कारण था जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो यही पूछते थे कि आपका आईआईटी में हो गया, मेरा आईएम में भी हो गया था, एंट्रेंस में आईएम्स में भी हो गया, आपका आईईएस में भी हो गया, आप आईआरएस में भी हो गया, तो ऐसे तो आप कुछ भी करते रहोगे, आप एक जगह टिकते नहीं हो। मतलब मैंने उनको समझाने की कोशिश की, तो मतलब मेरा कैरियर तो आईएएस था, एक बैकअप कैरियर के रूप में किया, लेकिन उतना कन्विंसिंग जवाब साबित नहीं होता। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोई भी यही पूछेगा कि आप आईटी के बाद आप इंजीनियरिंग में जाते, तो वो मे बी कुछ नंबर मेरे उसमें कम हो जाते थे, इसलिए मैंने अपने रिटन पे फोकस किया। हाँ, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लगातार बना रहे। फेलियर्स सबसे ज़्यादा हमारे चरित्र पर असर डालते हैं, हमारे आत्मविश्वास पर असर डालते हैं, और कई बार हम एक खींच से भरे हुए डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति के तौर पर भी बदल जाते हैं। इसके लिए भी आपने कुछ टिप्स अपने पेज पर दी हैं, क्या आप हमारे युवा दोस्तों से कहेंगे कि वो अगर लगातार उन्हें सफलता नहीं मिल रही है तो वो कैसे अपने को समेटें और इस हीन भावना से कैसे बचें? मतलब आपने ये बहुत अच्छा पूछा है, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैं उम्मीद मतलब सभी के साथ हुआ होगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये सफलता की हम लोग जो कहानी बोलते हैं ना, असली में असफलता की कहानी होती है। मतलब आपको झटके लगते हैं, किसी को बड़े लगते हैं जो दिख जाते हैं, और हमारे केस में छोटे छोटे झटके लगे जो दिखे नहीं। तो लेकिन उन चीज़ों से आप सीखते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ लाइफ में, मतलब वो था, एक तो दुनिया में आपके सबसे बड़े हितैषी आपके पेरेंट्स होते हैं। मतलब माँ और बाप जितना बच्चे के बारे में सोच सकते हो ना, दुनिया का कोई इंसान नहीं सोच सकता। तो एक तो मतलब मेरी अपनी मदर और फादर से दोस्ती टाइप की थी, कि मतलब वैसे तो नहीं था, वैसे तो डर ही लगता था, मतलब एक गैप रहता है, लेकिन इतना था कि अगर मैं कुछ गलती करता था, कि कोई कहीं अगर मेरे पढ़ने मन नहीं लगता तो मैं बोल देता था कि मम्मी मैं 5-6 दिन से पढ़ाई मेरी हो नहीं रही है, मैं आपको लगे ना कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं शेयर कर देता था। फिर वो पूछती थी क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं बोलता मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो उस पर उनके कुछ अनुभव होते थे वो शेयर कर देते थे। तो मैंने हमेशा शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ कि मेरे साथ जो भी था, और उससे सोल्यूशन भी आपको मिल जाता था। और मेरे दोस्त भी बड़े पॉजिटिव थे, मतलब वो मैंने आपको बोला ना कि आपकी पढ़ाई का इस पर भी फ़र्क पड़ता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। तो आपके दोस्त अगर आप सही चुन लें, आपको कंपनी सही हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हमारे साथ दिल्ली में मेरे फ्लैट में 4 लोग तैयारी कर रहे थे, और चारों सिविल सर्विसेज में। वाह वाह। हाँ। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे आईआईटी का ही बैचमेट चंद्रमोहन है जो अभी सीहोर कलेक्टर है, मेरे आईआईटी का ही बैचमेट है वो। गौरव तिवारी जो रतलाम में अभी एसपी थे, अभी आ गए, वो हमसे कॉलेज के 1 साल सीनियर थे। तो मतलब ऐसे आपके एमपी में ही मेरे 4-5 ऐसे दोस्त हैं। निमिष मेरा क्लासमेट था, निमिष अग्रवाल, जो अभी जबलपुर एसपी थे, अभी पता नहीं, अभी आई थिंक कहीं है। तो मतलब ऐसा था कि सभी निकल जाते थे, आपको इजी चीज़ लगा। तो एक उससे भी पॉजिटिविटी थी। अगर आप पढ़ते नहीं, आप देखते हैं अरे यार आपका मित्र तो पढ़ रहा है, ऐसा ना हो जाए वो निकल जाए मैं पीछे छूट जाऊं, तो उस डर से पढ़ लेते थे कि मन नहीं भी करता था। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें टिप्स मिली है कि दोस्त अच्छे होने चाहिए,
और दोस्त चुने जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आप अगर निगेटिव कुछ सोच वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन वो आप पर असर तो डालती है। सर, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली। एक बड़ा लाइफ का अहम पड़ाव होता है जब आप अपने करियर को एक तुलना करने की स्थिति में आ जाते हैं, मैं कहाँ हूँ। कभी आपके मन में, जैसा हम देखते हैं कि 3 इडियट जैसी फिल्मों में भी हम देखते हैं कि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह कि क्या मिल गया अनुराग चौधरी जी आपको, इतना बढ़िया करियर होता, ऑस्ट्रिया में होते, वियना में होते, अमेरिका में होते, क्या मिल गया, इतने पैकेज होते, करोड़ों में खेलते, यहाँ सिर्फ एक रुतबा है IAS का। कभी इस तरह का कोई सुझाव किसी की तरफ से आया, या आपके मन में भी कभी ये बात आई कि बिल्कुल भी नहीं रहा इस तरह का कोई? आई थिंक ऐसा नहीं रहा कभी भी, क्योंकि आपने क्लैरिटी चुन लिया, मतलब आपको चूज़ करना था। जैसे अभी 10-12 दिन पहले मेरे IIT का बैचमेट था, इस समय गूगल में काम कर रहा है, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो अब उसका मिलियंस में सैलरी है, तो वो कह रहा था, वो अपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा था। तो वो देखिए, फिर वही है ना कि सबको मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो मतलब आपने चूज़ किया, वो पाथ आपको मिलता जा रहा है। और इतना देश के अंदर इतना घुस के आपको कहाँ मिलेगा? एक जिले के भी आप नीचे तक जा रहे हैं, आपको नीचे की रियलिटी पता चल रही है, आपको सरकार कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। मतलब जब आपकी उम्र 30 साल होती है, 32 साल होती है, तो आप उससे कहते हैं कि आप पूरे जिले को आप चलाओ, आपके जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, स्कीम्स चलती रहे, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मुझे लगता नहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में देगा भी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो वो मतलब ये वाला पार्ट में, मतलब मैं बोला, और ये कैडर भी जैसे वो वाला फैक्टर है कि आपकी रैंक थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो आपको हो जाए। तो आई वाज लकी, हिंदी भाषी भी मिल गया और आपको वैसा मिल गया। नहीं, वैसे तो सारा ही जगह अच्छा, भारत में कहीं भी काम करने का मौका मिलता, आई वाज रेडी टू सर्व। लेकिन ये था कि ठीक है, आपको एक ऐसी विविधता वाला कैडर मिला जो बड़ा कैडर है, और मध्य प्रदेश में भी मुझे हर जगह सर्व करने का मौका मिला। मैंने चारों कोनों में सर्व किया है। मैं शुरुआत छिंदवाड़ा से? हाँ, छिंदवाड़ा रही, फिर मैं आगर मालवा में SDM रहा, फिर मैं डबरा में SDM रहा, फिर मैं रायसेन आया भोपाल के पास, वो 2 साल रहा, फिर मैं झाबुआ रहा, वो भी एक एंड था। फिर झाबुआ के बाद फिर मैं सिंगरौली गया, वो भी एक एंड था। फिर सिंगरौली से ग्वालियर आया, फिर ग्वालियर से भोपाल आया हेल्थ में। तो एक वैरायटी भी मिलती रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये इतना मौका कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी एक ह्यूमन फेस के साथ, यानी समाज के उस वर्ग के लिए खड़े होना। वैसे तो प्रशासनिक मुखिया सभी वर्गों के लिए ही है, लेकिन यहाँ आप लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं उन सरकार की योजनाओं को बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट करके, जो लोगों की वेलबींग के लिए है। सर, विवाह भी जीवन का एक बड़ा अहम पड़ाव है, और आपकी जो जीवन संगिनी है, वो क्या ये एक अरेंज मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही? वो हाउसवाइफ हैं या नहीं? वो बेसिकली वो हमसे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। अच्छा। अच्छा, वो M.Tech है, मतलब और अभी चूंकि बच्चे दोनों छोटे हैं तो वो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन बाद में मे बी चांसेस मिलेगा तो काम करेंगे। तो एक तो मतलब एक एजुकेशन वाला तो फोकस रहा ही कि जो भी रहे वो पढ़ाई की वैल्यू समझे, क्योंकि अगर बच्चों को भी आगे चलना है तो मतलब फादर आप किसी भी पोस्ट में, लेकिन बच्चों को पढ़ने वाला माहौल तो मिले। तो मदर के पढ़े लिखे होने से बच्चों पे एक रहता है। और मैंने आपके पेज पर देखा था, आपने, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का वो पक्ष भी मुझे समझ आया कि अनुराग जी बड़ी रोमांटिक किरदार भी हैं, कि इन्होंने बहुत ही सलीके से अपनी जीवन संगिनी की विशेषताओं को, कि उनका नाम खुशबू है, और इन्होंने कहा था कि वो सुगंध जो जीवन को बहुत आनंद से भरती है, वो उस सुगंध का पर्याय हैं खुशबू जी, जो आपकी जीवन संगिनी है। एक बहुत व्यस्त किरदार होता है अखिल भारतीय सेवा का ऑफिसर, तो ऐसे में जो आपकी बेटर हाफ हैं, वो किस तरह से घर को मैनेज करती हैं? और आपकी प्रसन्नता तो ये बता ही रही है कि ये आप दोनों विवाह रूपी इस गठबंधन को बहुत गरिमा और बहुत शालीनता से और बहुत गहरे प्रेम से आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मतलब इसमें भी फिर मैं बोलता हूँ, ये भी एक ऐसा है जिसमें थोड़ा पार्ट मतलब ईश्वर का होता है। भाई कितने भी 2 अच्छे लोग हों, लेकिन कंपेटेबिलिटी हो जाए, तो आई वाज लकी, वो कंपेटेबिलिटी हो गई। और असली में आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, मतलब एक कोई आप फ़ोन ना उठा पाओ किसी मीटिंग में तो वो बात कर लें, इतना एक होना चाहिए जैसे लोगों को ना लगे एक तो हम दूसरे राज्य में आ गए, तो एक सभी रिश्तेदारों को अटेंड कर पाएँ, सबसे बात कर पाओ, और सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका मतलब मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि आपकी फैमिली लाइफ और कैरियर 50-50 है,
और दोनों एक दूसरे पर टिका है। अगर आपका फैमिली लाइफ बर्बाद है तो आपका कैरियर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, और कैरियर खराब है तो मतलब दोनों एक दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव डालते हैं। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही। तो ये इसमें आप ब्लेस्ड हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा मतलब है। हर बार ईश्वर से यही करता हूँ कि अब कोई वैसा हो तो आप अपनी कृपा बनाए रखें, मतलब क्योंकि वैसा। बिल्कुल ठीक बात है। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि ईश्वर का भी एक एलिमेंट जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप ये सब करते हुए रिचुअल्स और उन सब से भले ही आप अपनी आस्तिकता का प्रदर्शन ना करें, लेकिन कहीं मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं सद्मार्ग पे चलूं और लोगों के लिए जो कुछ भी बेस्ट कर सकता हूं वो करूं। तो आप भी इसी विजन फिलॉसफी को लेकर चलते हैं। कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक का सफ़र जो आपका रहा है करीब करीब 12 सालों का, और अभी तो बड़ा लंबा समय है, और हम सब जानते हैं कि जिस सकारात्मकता से आप भरे हैं तो मध्य प्रदेश को भी आपसे अपेक्षाएं हैं और आप भी उन पर निश्चित ही खरे उतरेंगे। आगे के अपने जीवन को क्या कोई संकल्पना या एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स? अब ये लगता है कि आप मतलब इतना ब्रॉड वर्ड है ब्यूरोक्रेटिक वर्ड में भी कि आप किसी एक दो फील्ड में स्पेशलाइज करें। जैसे आप सर्व कर पाएँ, मतलब भले ही वो इरिगेशन के फील्ड में हो, भले ही वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, भले ही हेल्थ का हो, किसी भी एरिया का, भले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, भले ही पशुपालन हो, उसमें आप स्पेशलाइज कर दें। क्योंकि आप जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कितने लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट करती है, तो आपको अनुभव मिले। तो हेल्थ में भी है, तो हेल्थ में हम लोगों को ये लगता है कि ऐसा क्या करें जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को फ़र्क पड़े। जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे एक भारत सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। उसमें सभी पात्र लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है निःशुल्क किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, ऑल ओवर कंट्री। तो मध्य प्रदेश में टोटल 4,75,00,000 लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और अभी तक हम लोग 2.5 करोड़ लोगों के कार्ड बना चुके हैं जी। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मतलब किसी गांव में कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है, कोई कार्डियक इश्यूज़ वाला है, कोई किडनी वाला इश्यूज़ है वाला व्यक्ति है, तो उसको वो इलाज करा ले, और इलाज करा के अपना मतलब तो आपके माध्यम से मैं भी आपके माध्यम को बहुत लोग देखते हैं कि इसको कर ले। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम इस साल तक सबके कार्ड बनवा देंगे, और किसी की कोई समस्या हो तो वो हम लोगों का टोल फ्री नंबर भी है, वो भी है, और कोई गलतियाँ या वैसी त्रुटियाँ होती हैं तो उनको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी आप इस साल तक 2022 के अंत तक आप इस लक्ष्य को लगभग 4 करोड़ से अधिक के कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपके पिताजी और माताजी को भी प्रणाम करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर उनके दिए संस्कार और आपके जो पूर्वज हैं उनके संस्कार आप में झलकते हैं, खनकते हैं, और अभी भी आपके भीतर की वो सहजता और वो विनम्रता जो जीवन में बहुत ज़रूरी है वो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, और बहुत मुश्किल भी होता है ये। बहुत अच्छा लगा अनुराग जी, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।